हेलो गाइस वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीपीएससी 101 जो कि है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम लोगों ने काफ़ी दो क्वेश्चन बैंक हम लोग मतलब एक्चुअली क्वेश्चन बैंक की सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके थ्रू से क्वेश्चंस के थ्रू से हम लोग पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे और एग्जाम रिलेटेड ही जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसी को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बिना लेट के बढ़ते आगे। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। तो हम लोग अभी आज कवर अप करेंगे दो तीन हम लोग दो तीन वीडियोस या फिर दो तीन सेट में हम लोग कवर अप करेंगे जितने भी शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स से बहुत सारे चीजें आती हैं शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में देना है कि क्वेश्चन एनालाइज करना आना चाहिए आपको कि कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, और पता होना चाहिए, कीवर्ड्स आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कीवर्ड्स आपके दिमाग में आए तो कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट्स हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। Political conservatism is a political ideology that believes society should preserve its traditional values, customs, institutions and social order. तो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होते हैं कि मतलब पॉलिटिकल एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मतलब एक्चुअली जो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म है एक ऐसा चीज है या फिर एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें सोचा ये समझा ये जाता है या फिर बिलीव ये किया जाता है कि सोसाइटी जो है अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन और सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करे, मतलब ठीक ठाक से रखे। कंजर्वेटिव्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि दैट चेंज शुड बी ग्रेजुअल एंड केयरफुली प्लान्ड रादर देन सडन ऑन रिवोल्यूशनरी। जो चेंज तो होता है कि सोसाइटी है तो चेंज होगा, तो सोसाइटी जो है तो चेंज होगा, तो सोसाइटी के अनुसार जो है चीजें मतलब ग्रेजुअली बदले। ठीक है, शुड बी ग्रेजुअल एंड केयरफुल होना चाहिए कि सही तरीके से सोच समझ के प्लानिंग के अनुसार होना चाहिए, ना कि अचानक से, है ना। They believe that long established institutions such as the family, religion and the state provide stability and should be protected. तो जो वो सोचते हैं कि लॉन्ग स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन जो मतलब लॉन्ग टाइम से चल रहा है या फिर जो परमानेंट बोला जा कह सकते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि फैमिली है, रिलीजन है, स्टेट जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और प्रोटेक्ट किया जाए उनको। ठीक है, सबसे पहला चीज ये है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ द कंजर्वेटिज्म वाज एडमंड ब्रूक। ब्रूक बोलते हैं he opposed violent political revolutions because he believed they destroy valuable traditions and social harmony. According to Burke, society is like a partnership between past, present, and future generations. Therefore, people should respect the wisdom and experience of प्रीवियस जनरेशंस। तो उसमें बोला कि रिवोल्यूशंस मतलब वायलेंट रिवोल्यूशंस जो है वो नहीं होना चाहिए। सोसाइटी जो एक तरीके से मतलब बोलते हैं कि जो वायलेबल मतलब वायलेंट जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन वो डिस्ट्रॉय करती है वैल्यूएबल ट्रेडिशंस को, सोशल हार्मोनी को। तो इनके हिसाब से क्या है कि सोसाइटी को ना पार्टनरशिप कर रखना चाहिए, मतलब एक तरीके से मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो जनरेशन का जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो देयरफॉर पीपल शुड रेस्पेक्ट द विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस जनरेशन। तो आदमी को रेस्पेक्ट करना चाहिए हर एक जनरेशन का। ठीक है, conservatives believe that human beings are imperfect and selfish by nature. Because of this, they support a strong government and effective laws to maintain peace and order. They also support private property and believe that economic freedom encourages responsibility and hard work. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो मतलब कहते हैं कि इम्परफेक्ट है, सेल्फिश है जो नेचर में। तो उसमें क्या आता है, बिकॉज ऑफ इसी के कारण से एक सपोर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है जो इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। देखिए, मैं जब से जहां जहां जिन चीजों पे मैं बायलिंगुअल होने की जरूरत है मैं वहीं पे बायलिंगुअल मैं आपको समझाऊंगा। बाकी चीजें बहुत आसान आसान तरीके से मैंने आपके सामने रखी है, मतलब आसान तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि चीजें आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। हालांकि मतलब क्योंकि आपको आंसर एग्जामिनेशन में आपको आंसर इंग्लिश में ही लिखने हैं, तो चीजें समझ में आनी चाहिए और इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो वर्ड स्टॉप होने चाहिए, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ही ज्यादातर बताऊंगा। तो चैनल में जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना है। तो सेकंड चीज एक और बता दूं, जो लोग हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं आप ध्यान से समझिए चीज को। आप आराम से, अगर आप थोड़ा सा आइडिया आपको सोसाइटी के बारे में है तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडर्न कंजर्वेटिज्म जो होता है, जो अभी जो चल रहे हैं, एक्सेप्ट सम रिफॉर्म्स बट इंसिस्ट दैट चेंजेस शुड नॉट वीकन सोशल इंस्टीट्यूशन और नेशनल यूनिटी। तो देखिए, मॉडर्न कंजर्वेटिज्म बदलते कि हाँ रिफॉर्म्स होना जरूरी है, पर उसमें क्या है कि सोसाइटी मतलब क्या वो चेंजेस जो है सोसाइटी को वीक ना करे। ठीक है, और नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब ना करे। इट वैल्यूज ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज्म एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉ। Political conservatism does not oppose all change. Instead, it argues that change should be slow, practical, and based on experience rather than abstract theories.
Its main aim is to preserve social stability while allowing gradual improvements wherever necessary. तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होना चाहिए जहाँ पे जरूरत हो, ठीक है। तो सबसे आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा चीज क्या है सोशल कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कि आपको सही तरह से मतलब चीजें को मेंटेन करके चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में। आप सोसाइटी में चेंजेस तो जरूर लाएं, पर उसमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, किसी को डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है। अब देखेंगे इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, ठीक है। Ecological feminism, also known as ecofeminism, is a theory that connects the domination of women with the exploitation of the nature. It argues that the same patriarchal system which discriminates against women is also responsible for environmental destruction. ठीक है, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, ठीक है। तो मतलब कहा यह जाता है कि ऐसा थ्योरी है जो कि डोमिनेशन ऑफ वुमेन विद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर दोनों को कनेक्ट करते हैं, मतलब एक नेचर का भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और डोमिनेट भी कर रहे हैं वुमेन को। इट आर्ग्यूज दैट मतलब सेम पैट्रियार्कल जो सिस्टम है, जो हमारा जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, वो सिर्फ वुमेन को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, साथ में जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इको फेमिनिज्म बिलीव्स दैट बोथ वुमेन एंड नेचर हैव बीन ट्रीटेड एज रिसोर्सेज टू बी कंट्रोल्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। तो वो जो लोग समझते हैं, इको फेमिनिस्ट जो हैं, वो समझते हैं कि जो वुमेन है, नेचर है, दोनों को उस तरह से ट्रीट किया जाता है, ऐसे रिसोर्स के तौर पे उनको ट्रीट किया जाता है जो कि मतलब माना जाता है कि इनको कंट्रोल और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। द मूवमेंट developed during 1970s when feminist thinkers began to study the relationship between gender inequality and environmental issues. Ecofeminism emphasizes that women often play a major role in protecting natural resources because they are closely connected with activities such as collecting water, growing food and caring for families. ठीक है, सबसे आसान तरीके से बताया गया। इको फेमिनिस्ट्स आर्ग्यू दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, excessive consumerism and uncontrolled exploitation of forest, rivers and land have harmed both nature and human life. They advocated sustainable development, environmental protection, equality and peaceful existence with the nature. तो इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपाइजेशन है, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म है, जो हम मतलब एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म मतलब जो हम खरीदारी करते हैं या फिर जो मार्केट में हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, है ना, कंज्यूमर जो है, एंड अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट, और अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन हम कर रहे हैं फॉरेस्ट का, रिवर का, लैंड का, है ना, ये दोनों ही नेचर और ह्यूमन लाइफ दोनों को हार्म करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कीजिए, इक्वालिटी रखिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करिए, मतलब शांति वार्ता मतलब रखिए नेचर के साथ में। तो ये कहने की बात है। अब देखेंगे thinkers like Vandana Shiva have highlighted the role of women in conserving biodiversity and protecting the environment. Ecofeminism also supports local knowledge, community participation, and responsible for use of natural resources. So responsible ecofeminism local knowledge को support करते हैं, community participation करते हैं और कहते हैं कि responsible use करिए natural resource का, ठीक है। The main objective of ecological feminism is to create a society based on equality, cooperation, and respect for both human beings and the environment. It believes that protecting nature and ensuring gender justice are closely connected and essential for sustainable development. तो दोनों का एक बात मतलब ऐसा मेंटेन होना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। जैसे कि ensuring gender justice और protecting the nature together, it should be maintained together, दोनों को एक साथ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लियोटार्ड्स व्यू ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। लियोटार्ड जो थे, उनका जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड जो है वाज वन ऑफ द लीडिंग थिंकर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म के लीडिंग थिंकर हैं। ही एक्सप्लेन्ड हिज आइडियाज इन हिज फेमस बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। According to Lyotard, modern society can no longer depend on universal truths or grand theories to explain everything. तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादातर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर ग्रैंड थ्योरीज पे डिपेंड नहीं करेंगे। लियोटार्ड क्रिटिसाइज्ड what he called grand narratives or meta narratives. These are large theories such as enlightenment, rationality, Marxism, or the belief in continuous scientific progress, which claim to explain history and society as a whole. He argued that these grand narratives have lost their credibility in the modern world. तो ये grand narratives जो हैं वो modern world में अपना मतलब जो है मतलब आइडेंटिटी जो खो चुके हैं। Instead of one universal truth, Lyotard believed that society consists of many different perspectives, cultures, experience, and forms of knowledge. He called these little narratives which represents the diversity of human life. तो एक कोई यूनिवर्सल ट्रूथ पे कायम नहीं है,
ठीक है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है तो उसमें बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है, जैसे पर्सपेक्टिव्स हो गया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कल्चर्स, एक्सपीरियंसेस, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ही ऑल्सो बिलीव दैट नॉलेज has become closely connected with technology and information. In the modern world, knowledge is often treated as a resource that can be produced, stored and sold. है ना, लियोटार्ड का कहना ये है। Lyotard supported pluralism, diversity, and modern freedom of thought. He argued that no single ideology or theory should be dominate society. मतलब उनका कहने का मतलब है कि कोई भी सिंगल थॉट, या जैसे हम लोग मान के चलिए कोई भी सिंगल थॉट होता है जिस सोसाइटी चलने का जो रूल होता है, या फिर वो सिंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो सिंगल आइडियोलॉजी और थ्योरी शुड डोमिनेट सोसाइटी। सिंगल रूल के हिसाब से सोसाइटी नहीं चलेगी, क्योंकि डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज रहते हैं, तो अलग अलग लोग रहते हैं, तो अलग अलग लोग के ऊपर में डिपेंड करता है। डिफरेंट कम्युनिटीज शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट्स। हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल थ्योरी बाय एनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो वो कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कीजिए, क्वेश्चनिंग अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ्स, प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक डिस्कशन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो अलग अलग सोशल ग्रुप में जो डेमोक्रेटिक डिस्कशन होना चाहिए वो होना जरूरी है। कोई भी एक एक कहने का मतलब है कोई भी एक आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक बात नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारा जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को वैल्यू दिया उन्होंने, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे इंडिया में जो बहुत सारे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को वैल्यू देना चाहिए। हर एक लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन, तो हर एक रिलीजन की बात रखनी होगी और हर एक रिलीजन का समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पावर अल्टीमेटली बिलोंग्स टू द पीपल। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी जिसमें अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होता है? पीपल के हाथ में होता है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जो भी है। ठीक है, सिटीजन आइदर गवर्न डायरेक्टली, और ईदर भी बोल सकते हैं आप इसको, इन टू वेज वी कैन स्पेल आउट। Citizens either govern directly or elect representatives to govern on their behalf. Democracy aims to ensure equality, liberty, participation and accountability. तो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का मेन मोटिव क्या है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। द फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो पहला जो टाइप है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वेयर सिटीजन पार्टिसिपेट्स पर्सनली इन डिसीजन मेकिंग. People vote directly on laws and public policies. This system was practiced in ancient Athens but is now possible mainly in small communities. The second type is representative democracy, which is the most common form today. Citizens elect representatives through free and fair elections. These representatives make laws and policies on behalf of the people. इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाया, यहाँ पे तो आपको बाइलिंगुअल होने की जरूरत ही नहीं है मुझे तो, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलने के मतलब एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम जो फॉलो करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इंडिया में एग्जाम्पल है, और एथेंस में पहले प्रैक्टिस किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे सिटीजन पर्सनल पार्टिसिपेट पर्सनल इन डिसीजन मेकिंग। पीपल वोट डायरेक्टली ऑन लॉज एंड पब्लिक पॉलिसी। जैसे कोई लॉज निकल गए, पॉलिसीज निकल गई, तो वो पॉलिसीज लॉज सही है कि नहीं, तो आदमी उस पर वोट करेंगे। और हम अभी जो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम किसी लोग को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हमारे लिए लॉज या चीज बनाए, सब चीजें वो करें। ठीक है, तो ये आसान तरीका है समझने का, बहुत आसानी तरीके से, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लेक्चर रेडी किया है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। Another form is liberal democracy, which combines representative government with constitutional limits on state power. It guarantees fundamental rights, the rule of law, an independent judiciary, free elections, and protection of minorities. Participatory democracy encourages citizens to take an active role beyond elections. People participate in local government, public discussions, and policy making. Participatory democracy, liberal democracy. ठीक है, अब deliberative democracy focuses on reasoned debate and public discussion before decisions are made. It believes that democratic decisions become stronger when citizens exchange ideas respectfully. Each type of democracy seeks to increase people participation in governance while protecting their rights and promoting accountable government. ठीक है, तो सबसे हर एक डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, हर एक डेमोक्रेसी चाहता है कि पीपल्स की पार्टिसिपेशन हो गवर्नेंस में, ठीक है, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए प्रॉपर तरीके से। अकाउंटेबल गवर्नमेंट को प्रमोट करना, मतलब गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, लाइक हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कोई भी चेंजेस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5 अभी हम लोग करेंगे आज, 5 शॉर्ट नोट्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 5 शॉर्ट नोट्स जो है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 और शॉर्ट नोट पढ़ सकेंगे। तो ऐसे कम से कम 2-3 शॉर्ट नोट्स के वीडियोस हम करेंगे, तो जिसमें सारा शॉर्ट नोट्स ओवरऑल में कवर अप हो जाएगा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज अ थ्योरी डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक Engels
टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो इसमें एक ऐसा थ्योरी जिसमें ह्यूमन सोसाइटी को डेवलपमेंट किया जाए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सोसाइटी आर द मेन फोर्सेस दैट शेप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रोल, लॉ, रिलीजन एंड कल्चर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सोसाइटी आर द मेन फोर्सेस, मतलब मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशंस जो है सोसाइटी का वो सबसे मेन सोर्सेज जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लॉ, रिलीजन और कल्चर में बदलाव लाते हैं। Marx believed that every society has a mode of production which includes productive forces such as land, labor and technology and relations of production between different social classes. This economic relationship form the foundation of the society. मार्क्स का कहना ये था, हर कोई काम करता है, हर एक मतलब काम के हिसाब से सोसाइटी डेवलप होती है या फिर सोसाइटी का फाउंडेशन स्टेज करा जाता है। हिस्ट्री प्रोग्रेसेस थ्रू क्लास स्ट्रगल। In every historical period, there is a conflict between those who own the means of production and those who work for them. तो हिस्ट्री प्रोग्रेसेस थ्रू क्लास स्ट्रगल, तो हिस्ट्री जो प्रोग्रेस करती है क्लास स्ट्रगल से, मतलब हिस्ट्री को हम क्लास स्ट्रगल से जानते हैं। हर एक हिस्टोरिकल पीरियड में कन्फ्लिक्ट होता आया है किनके बीच में, जो ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन मींस जिसमें जो मतलब बिग बिजनेसमैन एंड दोज हु वर्क फॉर द लेबर क्लास जिसको बोलते हैं, और वो मतलब लेबर क्लास एंड द जिसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर वेर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मास्टर्स एंड स्लेव्स, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स एंड लेटर बिटवीन कैपिटलिस्टिक्स एंड वर्कर्स। तो बेसिकली यहाँ पे बता दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे। मार्क्स आर्ग्यूड दैट व्हेन प्रोडक्टिव फोर्सेस डेवलप्ड बियॉन्ड एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिलेशंस, contradiction arise. This contradiction leads to social and political revolutions resulting in new economic system. According to historical materialism, capitalism will eventually be replaced by socialism and later by classless communist society where exploitation no longer exists. तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अनुसार कैपिटलिज्म विल इवेंचुअली बी रिप्लेस्ड बाय सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म जो है मार्क्स की थ्योरी है, उसको सोशलिज्म मतलब सोसाइटी जो मतलब इक्वलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, इक्वलाइजेशन के अनुसार चेंज होगा। और लेटर बाय क्लासलेस कम्युनिटी सोसाइटी, मतलब जिसमें कोई क्लासलेस सोसाइटी नहीं होगी, मतलब क्लासलेस सोसाइटी होगी जिसमें कोई क्लास नहीं होगा, ऐसा सोसाइटी क्रिएट होनी चाहिए जहां पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अनुसार हिस्टोरियल मटेरियलिज्म प्रेजेंट्स हिस्ट्री एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्रिवन बाय मेनली बाय इकोनॉमिक फोर्सेस एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स रादर देन बाय आइडियाज, रीजन और इंडिविजुअल लीडर्स। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक ऐसा हिस्ट्री प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जिसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, और कंटिन्यूअस प्रोसेस में मेनली इकोनॉमिक फोर्सेस और क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे रादर देन आइडियाज, रिलीजन और इंडिविजुअल लीडर्स। जिसमें मतलब बेसिकली कहना ये मतलब कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरियल मतलब एक ऐसा हिस्टोरी मतलब करने का मतलब क्या है कि जिसमें इकोनॉमिक फोर्सेस का काम हो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स में होंगे उसमें, जिसमें क्या कोई आइडियाज, रिलीजन और इंडिविजुअल लीडर्स में नहीं होगा, जिसमें सारा मतलब मेन बेसिकली इसमें कोई पर्टिकुलर एक आदमी नहीं होगा, पर्टिकुलर कोई आइडिया नहीं होगा, पर्टिकुलर रिलीजन पे बात नहीं होगी, वहां पे इकोनॉमिक फोर्सेस और क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स पे ही सिर्फ बात होगी, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा आपको, पर चीजें थोड़ा सा मतलब ये क्या है, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे अगर चीज को, तो आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। आज हम लोग 5 ही शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद। और चैनल में नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।